Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, how are you? I hope you are well and fine. I am Sheikh Mubin sir. I am History and Islamic Studies teacher of Millat English School, Geurai. Due to the current unfavorable situation, we are going to teach you through videos. The video should not be long, so I will explain the paragraphs of the lesson in our mother tongue and also point out the important places. So listen carefully, keep your mind and keep your finger on the line. Similarly, we have created this YouTube channel Way to Diniyat for authentic religious information. We will continue to send you lessons on a daily basis. So subscribe to the channel and click the bell icon so that you are the first to be notified whenever there is an update. Anyway, let's start with the lesson. आज का अपना सबक इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। इस सबक को समझने से पहले हमें गुज़श्ता सबक को देखना होगा, उस पर निगाह डालनी होगी। गुज़श्ता सबक हमारा था जनपद महाजनपद। जनपद महाजनपद के बारे में हमने इस सबक में हमने पढ़ा था कि इंडिया में, भारत में तकरीबन 600 क़ब्ल मसीह का ज़माना, जो पोस्ट वैदिक पीरियड के ज़माने से तस्लीम किया जाता है, उस ज़माने में बहुत सारी जनपदें वजूद में आई थी और महाजनपदें जैसे कौशल, वत्स, अवंती, मगध वगैरह। इन सब जनपदों में सबसे बड़ी जनपद मगध की थी। मगध रियासत मगध जो जनपद थी, इस जनपद के जो राजा थे बिंबिसार, इनके बेटे थे अजातशत्रु। इन्होंने मगध जनपद को आगे बढ़ाने में महाजनपद को बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अजातशत्रु की पीरियड में मगध रियासत को बहुत उरूज हुआ। देखिए पेज नंबर 28 पे, राइज ऑफ द मगध एम्पायर। प्यारे बच्चों, अजातशत्रु ने मगध रियासत की राजधानी पाटलीग्राम को बनाया। पाटलीग्राम बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा और आज की पीरियड में उसे पटना कहते हैं। अजातशत्रु के बाद, जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा, अजातशत्रु के बाद शेषुनाग ये मगध का राजा बना। उसने अवंती, कौशल और वत्स की रियासत को मगध में शामिल किया। अवंती, कौशल और वत्स मैप में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 26 में आप जो मैप बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं मगध, वत्स, अवंती और बिल्कुल पंचल के नीचे जो है कौशल लिखा हुआ है मल्ला के बाजू में। आप जो है तो पेज नंबर 26 ओपन करके देख सकते हैं। इतना सारा हिस्सा जो है तो अजातशत्रु के बाद जो राजा बने शेषुनाग, उन्होंने अपने मगध रियासत में जम कर लिया, मिला लिया। आपके लेसन में आप देख सकते हैं पेज नंबर 28 पे बिल्कुल आखिरी सत्र देखिए। ही एनेक्सेड द किंगडम्स ऑफ अवंती, कौशल एंड वत्स टू मगध। उसने अवंती, कौशल और वत्स की रियासत को मगध में शामिल कर लिया। बहरहाल अजातशत्रु के बाद शेषुनाग की पीरियड में अवंती, कौशल और वत्स ये सब के सब मगध रियासत के ज़ेर इक़्तिदार आ गए। बच्चों, ये समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक कि हम इसको नहीं समझेंगे तब तक कि हम जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड को हम इस लेसन को नहीं समझ सकते। अब आगे थोड़ा समझते हैं। 324 से लेकर 364 बिफोर क्रिश्चियन इरा, इस पीरियड में पर नंद ख़ानदान के राजाओं की सल्तनत थी। ये बड़ी जालिम व जाबिर सल्तनत थी। इनके पास निज़ाम हुकूमत बड़ा माकूल था। इनके पास 4 तरह की फ़ौज थी, जैसा कि आपने लेसन में अच्छे से इसको पढ़ा है। पयादा फ़ौज, घोड़सवार, रथ सवार, हाथी सवार। धनानंद किंग, ये नंद ख़ानदान का बिल्कुल आखिरी राजा हुआ।
और उसकी पीरियड में मगध रियासत मगरिब में यानी वेस्ट में पंजाब तक जो है तो फैल चुकी थी। धनानंद के पीरियड में ही एक नौजवान सिपह सालार, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। हम अपने लेसन की तरफ आ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसने पाटलिपुत्र यानी पटना पर अटैक किया और धनानंद खानदान का जो कैपिटल था उस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और धनानंद खानदान की रियासत को ख़त्म कर दिया। कब? 325 में, 24 तक उनकी थी, अब 25 में कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो हो गया गुज़िश्ता सबक जनपद और महाजनपद। अब हम अपने आज के लेसन की तरफ आते हैं, इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। इस लेसन में देखेंगे आप 2 पैराग्राफ है, द ग्रीक एम्पर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, और सेकंड पैराग्राफ है द मौर्य एम्पायर। पेज नंबर 30 पर आइए, पेज नंबर 30 ओपन कीजिए और अपनी उंगली को रखिए। सबसे पहले आपके इस लेसन में है, डू यू नो इन द 6th century BCE a king named Cyrus had established a vast empire in Iran। आपको लेसन मौर्य पीरियड के लेसन समझाने से पहले एक डू यू नो समझा रहे हैं। इस डू यू नो को समझना भी ज़रूरी है। जिस वक्त हमारे भारत में जनपद और महाजनपदों का वजूद हो रहा था 600 बिफोर क्रिश्चियन ईरा में, उसी पीरियड में हमारे पड़ोस ईरान में साइरस नामी बादशाह ने एक बड़ी सल्तनत कायम की और उसके बादशाह का नेम था दारियुश। दारियुश नामी एक बादशाह था उसमें, साइरस सल्तनत में 518 बिफोर क्रिश्चियन ईरा। ये जो दारियुश नामी शहंशाह था, बादशाह था, इसको उर्दू में दारा कहते हैं। उर्दू के अशार में अक्सर दारा के नाम से इसको याद किया जाता है। इसने भारत के मगरिबी इलाके पंजाब तक का हिस्सा अपने अंडर में कर लिया था। जो शहंशाह दारा था उसने भारत के कुछ इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। हालांकि उस वक्त बहुत सारी जनपदें थी, लेकिन वो दारा के सामने डट ना सकी। बहरहाल दारा के भारत के बहुत सारे इलाके पे कब्ज़ा करने से फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया और ईरान का ट्रेड और आर्ट आपस में एक्सचेंज हुआ। इस डू यू नो में आपको यही बताया गया है। दारा ने एक सिक्का जारी किया था जिसकी वजह से तिजारत करना, ट्रेड करना आसान हो गया था। पूरे इलाके में जहाँ तक उसकी हुकूमत थी सिर्फ एक ही सिक्का चलता था जिसे दारिक कहते थे। आपके पेज नंबर 30 पे आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर का सिक्का बना हुआ है, उस पर एक फौजी सिपाही की तस्वीर बनी हुई है, हाथ में उसके तलवार है, भाला है और उसके नीचे दारिक लिखा हुआ है। दारिक नाम का सिक्का उसने जो है तो जारी किया था। दारा ने अपने ईरान में पर्सीपोलिस नाम की एक राजधानी बनाई थी जो आज भी ईरान में है। ये डू यू नो में आपको ये बताना चाह रहे। इसको क्यों बताया डू यू नो के अंदर ये सब चीज़ को? क्योंकि जिस वक्त दारा की हुकूमत ईरान में थी उस वक्त जनपद और महाजनपद यहाँ थी। जनपद और महाजनपदों का हमारे भारत में वजूद हो रहा था। देखिए अब डू यू नो को आप रीड कीजिए अच्छे से। In the 6th century BCE, a king named Cyrus had established a vast empire in Iran. This empire extended from northwest India to Rome and to Egypt in Africa. Around 518 BCE, an Iranian emperor named Darius had conquered the region to the northwest of India up to Punjab. बहरहाल ये पूरा पैराग्राफ रीड कीजिए। ये पूरा पैराग्राफ हमने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैराग्राफ देखिए 7.1 पेज नंबर 30 पे, द ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। बेटा ये पैराग्राफ भी आपको मौर्य पीरियड को समझने के लिए इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस पीरियड में मौर्य ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया था बस उसी पीरियड में हमारे भारत पर यूनान से अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर आज़म कहते हैं, 326 में उसने भारत पर अटैक किया और उसका अटैक करना कामयाब रहा क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त फौज लेकर आया था। वो भारत पर दरियाए सिंधु को पार करते हुए तक्षशिला नामी जगह तक पहुंच गया। तक्षशिला
तक्षशिला ये पाकिस्तान का इलाका है। पहले पुरानी उस वक्त जब भारत बिफोर क्रिश्चियन इरा का जो भारत है, उस वक्त तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ सारे लोग पढ़ने जाया करते थे। आज भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, लेकिन फ़िलहाल में तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। ज़िला रावलपिंडी का एक जो है तो गांव शुमार किया जाता है। रावलपिंडी से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तक्षशिला संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना आते हैं कुर्बानी। बहरहाल अलेक्जेंडर ने इंडिया पे, भारत पे अटैक किया। अलेक्जेंडर आया कहाँ से था? यूनान से। आप देखिए आपके बुक के अंदर पैराग्राफ जब शुरू होता है वहाँ देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रीक एम्परर इन्वेडेड इंडियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर in 326 BCE, crossing the Indus Sindhu river, he reached तक्षशिला on the way। खैर तक्षशिला तक पहुंचा। रास्ते में ऐसा हुआ कि उसको मकामी राजाओं ने, जो जनपद और महाजनपद के राजा थे जो उससे लगे हुए थे, उन्होंने उसका बहुत मुकाबला किया, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। उनको उसने हरा दिया, उनको शिकस्त देकर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया और पंजाब का हिस्सा उसने अपने कब्ज़े में कर लिया। और पंजाब का हिस्सा जब तक किसके कब्ज़े में था? अभी हमने पढ़ा दारियुश दारा नामी जो शहंशाह था उसके अंडर में था, लेकिन ये अब वहाँ पर इसका कब्ज़ा जम गया। लेकिन हुआ ऐसा कि उसके साथ में जो फौजी थे वो बड़े परेशान हो गए थे, कई दिनों से सफ़र पे थे, लड़ाई कर रहे थे। और सिकंदर आज़म की तबीयत थी कि वो जहाँ भी जाता था बस आगे बढ़ता जाता था, वापस देखता ही नहीं था, पीछे पलट कर देखता ही नहीं था कि अब वापस जाना है। इस तरह वो कई मुल्कों को फतह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब भारत के पंजाब तक पहुंचा तो उसकी फ़ौज इतनी बेचैन हो गई कि उन लोगों ने बगावत कर दी। तो उसको इस बगावत को बर्दाश्त करना महंगा हो गया और उसने ये जो है तो फैसला ले लिया कि अब मुझे वापस जाना है। चुनांचे उसने भारत में पंजाब तक का हिस्सा अपने ताबे में कर लिया और पंजाब में यूनानी ऑफिसर्स को वहाँ पर मुकर्रर करके चला गया। यूनानी ऑफिसर्स को जब उसने मुकर्रर किया तो उन्हें एक नेम दिया, सत्रप नेम। आपके बुक में है, देखिए पेज नंबर 30 पर ऊपर का जो पैराग्राफ है वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द सोल्जर्स वर eager to go back home, they rebelled against Alexander and he was forced to turn back. He therefore appointed Greek officers to administer the conquered territories. They were called satrap. He started his return journey but died on the way back in 323 BCE at Babylon. लेकिन बेटा रास्ते में वापस लौटते हुए जो यूनानी बादशाह था सिकंदर आज़म जिसे कहते थे, इराक में बाबुल नामी जो जगह है वहाँ पर उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसका इंतकाल हो गया 323 ईस्वी में। इस सिकंदर आज़म का भारत आने से फ़ायदा क्या हुआ? तो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में वही बता रहे, एलेक्जेंडर्स कैंपेन लीड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडिया और मगरबी ममालिक के अंदर तिजारत बढ़ गई। अब तक इंडिया में, भारत में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड का सिलसिला जारी नहीं था, लेकिन इसके आने की वजह से ट्रेड एकदम फास्ट रूट से शुरू हो गया। इसी तरह अलेक्जेंडर के साथ में बहुत सारे हिस्टोरियन आते थे जो तारीख़दां आते थे जो तारीख़ लिखते थे। उनके आने से ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों को मगरिबी ममालिक की तारीख़ पता हो गई और मगरिबी ममालिक को हिंदुस्तान की तारीख़ का इल्म हो गया। इसी तरह सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान आने से एक फ़ायदा ये हो गया कि ग्रीक यानी यूनान का जो जितना भी आर्ट था वो यूनान का आर्ट हमारे भारत में आया और भारत का आर्ट यूनान गया। लेकिन भारत के आर्ट पर यूनान का आर्ट गालिब आ गया। देखिए आपको इस बुक में बता रहे हैं, टू द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, उसका नाम पड़ा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ये क्या था आर्ट? ये था स्टेच्यू बनाने का आर्ट। इसका नाम पड़ गया गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। कि यूनान में जो मुजस्समा साजी का फ़न था, यूनान के अंदर जो पुतले बनाने का, जो स्टेच्यू बनाने का फ़न था, वो हमारे इंडिया में राइज हो गया। इसी तरह यूनान की एक और चीज़ हमारे इंडिया में चली। यूनान में बादशाहों के ख़ास सिक्के हुआ करते थे। एक तरफ बादशाह का फ़ोटो होता था, उसका नेम होता था, और दूसरी तरफ
किसी देवता की तस्वीर होती थी। देखिए आप पेज नंबर 31 पे बिल्कुल ऊपर एक सिक्का दिया हुआ है, उसके दोनों रुख दिए हुए हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है अलेक्जेंडर सिल्वर कॉइन बोथ साइड। ये चीज़ भी हमारे इंडिया में राइज हो गई कि इंडिया के बादशाहों ने उसके बाद इसी तरह के सिक्के बनाना शुरू किए। समझ गए आप? पेज नंबर 31 तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं द मौर्य एम्पायर। अब असल हमारा सबक शुरू हो जाता है यहाँ से, द मौर्य एम्पायर। अभी तक आपको मौर्य एम्पायर के आसपास जितनी भी हिस्ट्री थी वो आपको बता दी गई, अलेक्जेंडर के बारे में, दारियुश के बारे में, इसी तरह जनपद और महाजनपद के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, देखिए पेज नंबर 31 पे पैराग्राफ नंबर 7.2 द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सल्तनत की बुनियाद कब डाली? तो हमने अभी आपको बता दिया 325 बिफोर क्रिश्चियन ईरा में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध रियासत पे अपनी सल्तनत, अपना इक़्तिदार कायम किया। अलेक्जेंडर ने जिन अफसरान को मुतय्यन किया था उसमें उसका एक ख़ास सिपह सालार था, फौजी कमांडर था, उसका नाम था सेलेकस निकेटर। आपके बुक में देखिए पेज नंबर 31 पे जो मौर्य एम्पायर है उसमें नीचे देखिए आधे पेज से, आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन अमंग द सत्रप्स ही हैड अपॉइंटेड सेलेकस निकेटर वाज अलेक्जेंडर्स जनरल। इनके आपस की नाइत्तेफाकी का मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने फ़ायदा उठाया और उनको शिकस्त दी और उनको भारत छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह ये भारत छोड़कर अफ़गानिस्तान के इलाके काबुल में चले गए, लेकिन बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको काबुल, कंदार, हिरात, ये जितने भी अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े शहर थे वो सब के सब अपने अंडर में कर लिए। देखिए उसके नीचे आप थोड़ा सा देखिए, अभी हमने रीड किया था उसके नीचे, द डिफीट ऑफ सेलेकस निकेटर लीड टू द इंक्लूजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ काबुल, कंधार एंड हिरात इन द मौर्य एम्पायर। कि ये अफ़गानिस्तान के जितने इलाके थे ये सब के सब मौर्य एम्पायर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी मेहनत से अपने अंडर में कर लिया। अब उसके नीचे एक डू यू नो है, देखिए विशाखा दत्त, देख रहे हैं आप डू यू नो। इस डू यू नो में आपको बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत ज़बान में एक ड्रामा निगार था, उसका नाम था विशाखा दत्त। उसने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम था मुद्रा राक्षस। देखिए बुक में आपके मुद्रा राक्षस प्ले राइट। इस ड्रामा में उसने एक कहानी बयान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह धनानंद को ख़त्म किया और अपनी रियासत को वजूद बख्शा। इस कहानी में आर्य, चाणक्य और कौटिल्य का किरदार भी ख़ास अहमियत का हामिल है। चलिए रीड कीजिए इसको, डू यू नो को। विशाखा दत्त द संस्कृत प्ले राइट रोट अ प्ले कॉल्ड मुद्रा राक्षस। इट related how Chandragupta Maurya defeated Dhananand and established an independent power. The plot gives special importance to the contribution of Arya Chanakya, also known as Kautilya. बहरहाल अब इस पैराग्राफ को भी हम ख़त्म करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है कि उसने जूनागढ़ गुजरात में एक सुदर्शन नामी बहुत बड़ा पानी का बंद तामीर किया और वहाँ पर एक पत्थर पे इबारत लिख दी कि कब तामीर किया, कैसे तामीर किया और उसका नेम क्या रखा। बिल्कुल पेज नंबर 31 पे ऊपर जो डू यू नो है उसके ऊपर देखिए, देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन स्टेटिंग दैट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य हैड बिल्ड अ डैम कॉल्ड सुदर्शन नियर जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। उसके बाद एक डू यू नो है, ये डू यू नो में आपको बताना चाह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का इंतकाल कैसे हुआ, किस मज़हब पर हुआ और कहाँ उसका इंतकाल हुआ। तो कहते हैं कि जैन मज़हब में ये बात मानी जाती है, बिलीव्ड है, पक्की नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मज़हब कबूल किया था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने मुल्क और ताज और तख्त सब छोड़ दिया और बाकी ज़िंदगी उसने कर्नाटक का एक शहर शुरून बेलगोल के मकाम पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, रही, उसका इंतकाल हो गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन इट इज़ बिलीव्ड दैट चंद्रगुप्त मौर्य हैड एक्सेप्टेड द जैन रिलीजन टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ। ही abdicated the throne and spent his remaining years at शरोन बेलगोल। चलिए अब आपको हम छोटा सा होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं कि जितने भी डू यू नो हैं, आपने जितने भी डू यू नो देखे हैं, सबसे पहले पेज नंबर 30 पर डू यू नो हैं।
जिसमें इन द 6th century बिफोर क्रिश्चियन इरा किंग नेम्ड साइरस हैड एस्टेब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन ईरानियन, ये पैराग्राफ पूरा। इसी तरह सेकेंड डू यू नो है, जिसमें आपको ये बताया गया है विशाखा दत्त ड्रामा निगार के बारे में। और थर्ड डू यू नो है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जैन चंद्रगुप्त मौर्य का इंतकाल किस मज़हब पर हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये तीनों भी डू यू नो आप नोटबुक में लिखिए और हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। और जितनी भी हमने आपको उर्दू में समझाया, उर्दू में हमने इसलिए आपको समझाया है ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए। बाकी जहाँ तक हमने समझाया पेज नंबर 31 तक, एम्परर अशोका से पहले तक, ये सब अपने पेरेंट्स के सामने आप लाउडली रीड करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। जो वर्ड आपको हार्ड जाता है वो वर्ड आप जो है तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, उसके मीनिंग वगैरह हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब इंशाअल्लाह हम अगला पैराग्राफ आपको अगले रिकॉर्डिंग के अंदर बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।